हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो साइंस में हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी और ये अभी तक की हमारी क्लास नंबर 43 होगी। इससे पहले आपकी 42 क्लासेस हो गई हैं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दोनों की अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको सारे सेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में हमारी नेक्स्ट क्लास है। और इसमें अभी आपका जो है नोटिफिकेशन ना आने के कारण अभी जो सिलेबस है वो हम पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है, पूरे के पूरे सारे टॉपिक आपके, चाहे केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों या बायोलॉजी के हों, इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ का सिलेबस कह लें या हिंदी का कहें, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट में टॉपिक रहते हैं वो यही होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वो आपने अभी तक हो सकता है कवर कर लिया हो, रिवीजन चल रहा हो। ठीक है, अब जिसने भी यहाँ पर अभी तक पूरी जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी NCERT का डाटा देखने को मिलेगा और उसके अलावा जो अनऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका जो केमिस्ट्री था, उसका फर्स्ट टॉपिक पात्रता परीक्षा में क्या दिया गया था आपका, वो था पदार्थ। ठीक है, तो अब पदार्थ कह देने से और केवल पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेने से आपका टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला। जब मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है तो बहुत बेसिक से लेकर हाई लेवल की चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए और आपके पास में बहुत पर्याप्त टाइम आपको मिल चुका है और आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक कवर भी कर लिए होंगे, इनके प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे। ठीक है, तो एक जो जब अभ्यर्थी तैयारी करता है तो मात्र 2 से 3 महीने की, या आपसे बता दें कि कई अभ्यर्थी जब पिछली बार जब एक ही एग्ज़ाम होता था तो डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता था, तब से अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर आपके साइंस में तो जो वैकेंसीज हैं वो भी बहुत ही कम आती हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा स्कोर जब आप करेंगे तभी यहाँ पर आप चयन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यदि आपने टॉपिक उठाया और इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन में 1 घंटे में आपने टॉपिक को पढ़ लिया और बस आपका टॉपिक कवर, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। आप जब तक उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ ना जान लें तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने इतना लंबा समय मिला उसमें क्या तैयारी करी और अब आप आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई कोचिंग संस्थान है आपका, ठीक, या कोई आपने जो है कोर्स परचेस किया हुआ है या जो कुछ भी, तो वहाँ केवल आपको गाइड करवाएगा, पूरा आपके माइंड में उतार नहीं देगा, आपको बस समझाने का तरीका बताएगा, फिर समझना आपको है। और अदर चीज़ें जो होती वो आपको ही ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे किसी टीचर ने या किसी भी आपके नोट्स ने आपको 50% चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब जो 50% रहेगा वो आपका यहाँ पर आपका दिमाग यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से आप क्लियर करिए। यहाँ पर जो केमिस्ट्री के आपके टॉपिक दिए गए थे, लगभग सारे ही टॉपिक यहाँ पर, जैसे आपका पदार्थ हो गया, पदार्थ का वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, इसके बाद आपके तत्व, यौगिक, मिश्रण, जो रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण होता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो पूरी पदार्थ की संरचना होती है वो आपको कवर करवा दी। ठीक, फिर इसी तरीके से जो आपके टॉपिक सारे दिए गए हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं और जो कुछ भी बचा हुआ है वही हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो प्रमुख विस्फोटक होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डायनामाइट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जो TNG होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब TNG क्या है, TNT क्या है, TNP क्या होता है, ये विस्फोटक जो होते हैं, साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हीं को यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर ज़रूर देख लें, आपकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो मानव निर्मित पदार्थ होते हैं तो इसमें कुछ विस्फोटक होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सीमेंट क्या होता, कांच क्या होता है, सारी चीज़ें, मोम वगैरह क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पहले हम कुछ प्रमुख विस्फोटक देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायनामाइट, डायनामाइट क्या होता है, इसकी खोज किसने करी थी। तो देखिए सबसे पहले जो डायनामाइट है इसका आविष्कार यदि पूछता है तो कब, सन 1867 में, और किसने किया था तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यह जो होता है डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके इसको बनाया जाता है। तो पूछ भी सकता है आपसे कि डायनामाइट किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। तो जो जिलेटिन डायनामाइट होता है उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए जो आधुनिक डायनामाइट है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा। जो आधुनिक डायनामाइट है इसमें किसका उपयोग हो रहा है वर्तमान में, तो पहले नाइट्रोग्लिसरीन का होता था और इसकी जगह पर अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका TNT। इसका फुल फॉर्म पूछे यदि आपसे तो आपको बताना है TNT का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटालुविन। क्या है, ट्राई नाइट्रोटालुविन, और इसका सूत्र होता है C6H5CH3। इसको जो टालविन है ये इसको कैसे बनता है, तो देखो सांद्र जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और सांद्र जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है इसकी क्रिया से बनाया जाता है। इसकी जो विस्फोटक गति होती है वो कितनी होती है, 6900 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ सकता है कि जो TNT है ये कैसे बनता है, किन किन की क्रिया से बनाया जाता है। टालविन का ये सूत्र है और यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र आपके नाइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है। अब आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा चुके हैं, और अम्ल कैसे पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, pH पैमाना क्या होता है, सारे लेक्चर आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक होता है TNP। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जो TNP है इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोफिनाइल। क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनाइल। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह जो है फिनॉल, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। कार्बोलिक अम्ल इसे ही कहते हैं। तो यह कैसे बनता है ट्राई नाइट्रोफिनाइल, तो फिनाइल जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। किस किस की क्रिया से, तो फिनाइल जो है कार्बोलिक अम्ल जिसे कहते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया से ट्राई नाइट्रोफिनाइल बनता है। अब देखिए इसके बाद है TNG, जो कि पिछली बार पूछा गया था, इसका पूरा रूप पूछा गया था। तो क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। यह एक रंग है, तेलीय द्रव है, जो नोवल का तेल भी इसको कहते हैं। तो यदि पूछ लेगा कि नोवल का तेल किसे कहा जाता है तो वो आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका उपयोग क्या है, तो यह डायनामाइट बनाने के काम में आता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल H2SO4 और HNO3 की क्रिया से ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। फिर है आपका RDX, मोस्ट इम्पोर्टेंट है RDX। RDX होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइक्लो ट्राईमेथाइलिन ट्राईनाइट्रोमाइन इसका रासायनिक नाम है। तो डायरेक्ट यदि पूछेगा कि RDX का रासायनिक नाम क्या है, तो जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि RDX क्या होता है, तो ये होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम है साइक्लो ट्राईमेथाइलिन ट्राईनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। किसको, RDX को, प्लास्टिक विस्फोट। इस विस्फोट को अलग अलग आपके देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक विस्फोट हमारे यहाँ कहते हैं, जबकि आपके USA में इसको क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट। जर्मनी में क्या कहते हैं, हेक्सोजन। और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यदि घुमा देगा थोड़ा सा भी कि T4 क्या है, तो इटली में जो आपका RDX का विस्फोट है उसे T4 कहा जाता है। अब RDX में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को इसमें मिलाया जाता है। RDX विस्फोट की जो ऊष्मा होती है वो 15-10 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है।
इसकी खोज किसने की थी RDX की? तो सन 1899 ईस्वी में जर्मनी के हैंस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में की थी। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। तो याद रखना TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुएंट, TNP ट्राइनाइट्रोफिनाइल, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये विस्फोटक हैं आपके और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और थोड़े से जटिल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बारूद, बारूद जिसे कहते हैं गन पाउडर, क्या कहते हैं? गन पाउडर। तो इसका मिश्रण पूछा जाता है कि बारूद जो है वो किस किस का मिश्रण है। तो देखिए इसकी खोज तो की थी रोजर वेकन ने। किसने की थी? रोजर वेकन ने। इसे बनाने में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग किया जाता है। और जो बारूद का मिश्रण होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा यदि किसी की होती है तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, इसका जो प्रथम अभिलेखित प्रयोग है वो सन 1346 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। इसका आपको जो है संगठन याद रखना है, किस किस से बना होता है। तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, डायरेक्ट कभी कभी आपका एक टॉपिक ही दिया है सूत्र संकेत एवं आपके सूत्र संकेत इस तरीके से दिया है समीकरण। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यदि पूछ लेगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है KNO3 या फिर देगा KNO3 किसका सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। अब बारूद का जो मिश्रण है उसमें सबसे अधिक 75% पूछेगा बारूद के मिश्रण में पोटेशियम नाइट्रेट का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 75% गंधक यानी सल्फर आपका 10%, 15% आपका चारकोल होता है। इसके बाद अन्य पदार्थों का मिश्रण भी होता है। तो यदि आपने धातु अधातु और उनके यौगिक पढ़े होंगे तो कार्बन जब हम पढ़ रहे थे, कार्बन में आपको उसके जो अपरूप होते हैं जिसमें आपको हमने हीरा, ग्रेफाइड, चारकोल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। चारकोल भी कई प्रकार के होते हैं, कास्ट चारकोल, अस्थि चारकोल। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें। तो ये हो गए आपके कुछ विस्फोट, ठीक है, जिनसे विस्फोट होता है। TNT, TNP, TNG, RDX और आपका ये हो गया बारूद। अब देखिए यहाँ पर साबुन, सौंफ और साबुन और आपने पढ़ा होगा अपमार्जक डिटर्जेंट। तो इनमें क्या अंतर होता है साबुन और डिटर्जेंट में? तो देखिए जो साबुन होते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, साबुन होता है ऑप्शन में देगा उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण, उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च बसीय अम्लों के और कुछ ऑप्शन देगा। तो आपको तो ये याद रखना है कि जो आपके साबुन होते हैं, जो साधारण साबुन होते हैं जिनका उपयोग हम, एक तो साबुन होगा जिसका उपयोग हम नहाने में करेंगे, ठीक है, और एक साबुन होगा जिसका उपयोग कपड़े धोने में करेंगे। तो इनमें अंतर होता क्या है, यही तो हमें जानना है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए जो साबुन होता है, जो साधारण साबुन होता है, ये उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। कैसे लवण हैं? ये आपके बसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं। क्या हैं? सोडियम लवण हैं। अब यहाँ ऑप्शन देगा सोडियम लवण है या पोटेशियम लवण है, तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, हैं तो ये दोनों ही, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से माने जाते हैं उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं। अब देखिए जो उच्च बसीय अम्ल हैं इनमें कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आपका पामीटिक अम्ल आता है। इनके सूत्रों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। देखिए यहाँ CH COOH तो सब में है, और एक अम्ल की पहचान में आपको बताया था कि कहीं पर भी यदि बाद में COOH लगा हुआ है तो वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर COOH लगा है तो आप समझ गए कि ये क्या है, अम्ल है। अब देखिए इसमें CH है, इसमें भी CH है, इसमें भी CH है, तो इसमें 15 C15H31 है, ये है पामीटिक अम्ल। फिर होता है स्टीयरिक अम्ल C17H35 COOH, और एक होता है ओलेक अम्ल, ठीक है, C17H33, ये उच्च बसीय अम्ल है। तो हमारे साबुन क्या हैं? इन्हीं उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं। अब देखिए पामीटिक जो अम्ल है, क्या है? पामीटिक अम्ल, इससे जो साबुन बनेगा उच्च बसीय अम्लों से बने हैं, तो पामीटिक अम्ल से जो साबुन बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? सोडियम पामीटेट, और इसका सूत्र हो जाएगा COOH की जगह Na, क्योंकि सोडियम जुड़ गया और क्योंकि ये सोडियम लवण है। तो पामीटिक अम्ल से बना जो साबुन होगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम पामीटेट। फिर इसके बाद
जो आपका ओलेइक या फिर स्टीयरिक अम्ल से साबुन बनेगा तो उसको सोडियम स्टीयरिक कहेंगे। ठीक है, आपका समीकरण वही रहना है, बस यहाँ सोडियम जुड़ जाना क्योंकि सोडियम लवण है। और जो ओलेइक अम्ल से बना साबुन होगा वो सोडियम ओलिएट कहलाएगा। इसका सूत्र भी वही रहना है, यहाँ Na बस आपका जुड़ जाना है। तो इतना याद रखिए कि जो आपके साबुन होते उच्च बसीय अम्लों के क्या हैं, सोडियम लवण है। अब ये उच्च बसीय अम्ल क्या है तो ये आपको याद रखना है, पामीटिक अम्ल है, स्टीयरिक अम्ल है और ओलेइक अम्ल है। अब देखिए साबुन बनाने की जो क्रिया है, जो साबुन बनता है वो सारी प्रोसेस जो होती है वो साबुनीकरण कहलाती है। अब वे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण का मतलब जो कास्टिक सोडा है, जो कड़े साबुन होते हैं, जो कड़क होते हैं, उनका उपयोग तो कपड़े धोने में होता है। और जो उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होंगे, जो कास्टिक पोटास होंगे, इसका उपयोग स्नान करने में किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्च बसीय अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो स्नान करने का साबुन कहलाता है। और जो कठोर होते कड़े होते हैं, जो सोडियम लवण होते उच्च बसीय अम्लों के, जो अभी हमने पढ़ा, वो क्या कहलाते हैं, इनका उपयोग साबुन का कपड़े धोने में होता है। तो जो कठोर साबुन होंगे, कड़े साबुन होंगे, जो क्या होंगे आपके उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण, उनका उपयोग कपड़े धोने में होगा। और जो उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होंगे उनका उपयोग कहाँ पर होगा, स्नान करने में, क्योंकि वो मुलायम होते हैं। तो ये हो गया साबुन। अब एक अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं ये हमें जानना है। तो देखिए जो अच्छा साबुन होता है इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। क्या, क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। एल्कोहल में विलय नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें नमी की जो मात्रा है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 10% से अधिक होगी तो वो साबुन की विशेषता नहीं है। प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होती हैं एक अच्छे साबुन की विशेषताएं। तो ये तो हो गया साबुन उच्च बसीय अम्लों के क्या हैं, सोडियम लवण हैं। और जो सोडियम लवण हैं उनका प्रयोग जो है कपड़े धोने वाले साबुन में होता है। और जो पोटेशियम लवण है उसका प्रयोग कहाँ होता है, आपके स्नान करने में। ठीक है, अब जो उच्च बसीय अम्लों के लवण होते हैं वो कौन कौन से हैं, पामीटिक अम्ल है, स्टीयरिक अम्ल है और हैलोइक अम्ल है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, तो क्या अंतर है, क्यों ये अपमार्जक बनाया गया। साबुन तो बन गए थे लेकिन इस अपमार्जक की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो देखिए साबुन द्वारा जो कपड़े की धुलाई है उसमें क्या करना पड़ता था, अधिक परिश्रम, और कठोर जल के साथ कठिनाई और अधिक हो जाती थी। यदि कोई खारा जल है, कठोर जल है, तो फिर तो साबुन से कपड़े धोना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो रसायन वैज्ञानिक रहे, रसायन शास्त्री रहे, उन्होंने कई प्रयास किए और अंत में साबुन से एक अलग प्रकार की सफाई करने वाला पदार्थ का निर्माण कर दिया और उस निर्माण करने में ये सफल भी रहे। तो इसी पद्धति को अपमार्जक या फिर साबुन रहित साबुन कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है साबुन रहित साबुन किसे कहा जाता है। अब जो साबुन रहित मतलब जो साबुन नहीं है वो क्या है, अपमार्जक है। ठीक है, तो साबुन रहित साबुन ही अपमार्जक है और इसका आविष्कार सबसे पहले जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो पूछ सकता है कि जो अपमार्जक है, जो डिटर्जेंट है, इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। अब देखिए यह जो होता है अपमार्जक, जो डिटर्जेंट होता है, कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है, क्योंकि अपमार्जक जो है वो कठोर जल में उपस्थित जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं, इनके साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है। साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता का गुण अधिक होता है। तो इनमें अंतर भी हो सकते हैं कि साबुन में आर्द्रता का गुण कैसा होता है, कम होता है, और इसमें कैसा होता है, अधिक होता है। इसकी अधिकता से जो नदियां हैं उसमें ये जाकर प्रदूषण करता है, क्योंकि यह जैव निम्नीकरण नहीं है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है। मतलब यदि हम अधिक मात्रा में डिटर्जेंट का उपयोग कर रहे हैं तो यह जो डिटर्जेंट है नदी के जल में जाकर क्या करेगा, जल को प्रदूषित करेगा, क्योंकि यह जैव निम्नीकरण नहीं होता। जबकि जो साबुन होती है वो नदी के जल को या किसी भी जल को कम प्रदूषित करती, क्योंकि वो जैव निम्नीकरण होती है। ठीक है, इन्हें बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो वनस्पति तेल होता है। तो ये आपको याद रखना है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, क्यों आपका डिटर्जेंट बनाया गया, साबुन क्या होते हैं, अच्छे साबुन की क्या विशेषता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बताइए
जो अच्छा साबुन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो 10% नमी होनी चाहिए, मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए, प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रमुख विस्फोटक, अभी हमारा इसके आगे का और सेशन बचा हुआ है जिसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। उसमें आपको मोम वगैरह, कांच वगैरह, ठीक है, और उर्वरक, बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी केमिस्ट्री में रह गई हैं, तो उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बने तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।